तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप लोगों को बहुत बहुत नए वर्ष सन 2025 की बधाई। आप लोगों के लिए यह साल उन्नति का एक मार्ग हो। आप लोगों को यह नया वर्ष सन 2025 आपको, आपके परिवार को उन्नति की एक अच्छी राह दिखाए। इस नए वर्ष एक कहानी भी हमने जो चुनी है वो बहुत ही अलग और बहुत ही रोचक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए चुनी है हमने, जिस कहानी का किरदार निभा रहे राजेंद्र चोल हैं। जो कैरेक्टर है राजेंद्र चोल का है और इनकी एक पत्नी का है जो नाम वो सुशीला नाम है। सुशीला और राजेंद्र की बहुत ही अच्छी जोड़ी है, बहुत ही प्यार से रहते हैं। सन 2017 में शादी होती है इनकी, एक बच्चा होता है इनको। लेकिन कुछ जिंदगी में ऐसा बदलाव हो गया कि जिंदगी पूरी की पूरी चौपट होने की कगार पर हो गई। खत्म हो रही थी इन दोनों की जिंदगी। कुछ ऐसी घटना हो गई इनकी जिंदगी में। राजेंद्र को 2 साल जेल में रहना पड़ता है और इसके बाद लोअर कोर्ट जो होता है वो इन्हें फांसी सुना देता है। इन्हें एक सजा देता है जो फांसी की सजा हो जाती है। लोअर कोर्ट में जो सजा हुई उससे इसने हाई कोर्ट में अर्जी डाली। लोगों ने प्रयास किया हाई कोर्ट में सजा माफी के लिए याचिका दायर की, लेकिन हाई कोर्ट में भी माफी नहीं मिलती है। याचिका दायर खाली हो जाती है वहां से भी, और वहां फांसी की सजा बरकरार रहती है। लोग कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं इस सजा को माफ करवाने की। जो अगली दौड़ है वो सुप्रीम कोर्ट होती है, वहां जाते हैं, वहां भी याचिका दायर करते हैं, सजा के लिए माफी चाहते हैं, बेगुनाह ठहराने का बहुत बड़ा प्रयास करते हैं, लेकिन वहां से भी माफी नहीं मिलती है। तारीख मुकर्रर हो जाती है, सजा का दिन तय किया जाता है, ब्लैक वारंट जारी हो जाता है। फांसी होने का जो समय है वो जेलर बता देता है कि आपको आज के 3 दिन बाद सुबह 5:30 बजे फांसी दी जाएगी। कैदी से पूछा जाता है कि फांसी से पहले आपकी कोई आखिरी इच्छा। जो रीति रिवाज परंपरा के अनुसार कानून तय करता है कि फांसी की सजा जिसे होती है उसे एक दिन पहले उसकी ख्वाहिश पूरी करने का जो प्रोसेस है वो किया जाता है, और कानून कोशिश करता है कि उसकी ख्वाहिश को पूरी भी किया जाए, और करता भी है। कोई कैसी मांग करता है, कोई कैसी मांग करता है, कोई किसी से बात करना चाहता है, कोई किसी को लेटर लिखता है, कोई कुछ खाने की डिमांड करता है, कोई कुछ पीने की डिमांड करता है, कोई कोई दृश्य देखने की बात करता है। कोशिश करता है कानून की उसकी इस उम्मीद को पूरा कर दिया जाए, क्योंकि मरने वाले की जो आखिरी इच्छा है वो सामाजिक तौर पर और कानूनी तौर पर दोनों तरह पूरी की जाती है। जैसे कोई भी घर पे भी व्यक्ति ऐसा हो जो मरने की कगार पर खड़ा हो, तो भले ही कोई दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन अगर उससे कह दे वो कि मुझे आपके हाथों से ये चीज खानी है, तो वो कोशिश करेगा कि उसको ला करके दे देगा। ऐसा ही कानून का भी एक प्रावधान है। लेकिन जो इसने आखिरी ख्वाहिश जताई, जो शर्त रखी, वो बहुत ही गंभीर शर्त रखी, जिसको पूरा करना कानून के पैर उखड़ने के समान था। इसने एक शर्त रख दी,
पूछा गया राजेंद्र से कि आपको परसों 5:30 बजे फांसी की सजा सुनाई जाएगी, फांसी दी जाएगी, ब्लैक वारंट जारी हो गया है। अब आपको अपनी आखिरी इच्छा जतानी चाहिए, अगर जो भी इच्छा होगी हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। जेलर साहब और कैदी के बीच ये बातचीत हो रही थी। कैदी ने कहा कि हमारी एक ही इच्छा है जिसे पूरा कर दिया जाए। तो जेलर ने कहा कि बताओ क्या है इच्छा। कैदी बताता है कि मुझे, मतलब राजेंद्र बताता है कि मुझे ये आखिरी रात एक दिन अपनी बीवी के साथ गुजारनी है। एक रात, आखिरी रात मुझे अपनी बीवी के साथ गुजारनी है। ये सुनकर के जेलर साहब के तो होश उड़ जाते हैं कि ऐसी शर्त पूरी करना बहुत ही मुश्किल चीज है, बहुत ही मुश्किल काम है। क्योंकि जब सजा होती है और जब सजा के तहत आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की जो बात होती है, वो कानूनी प्रावधान के अनुसार अपने सामने और अपने साथ पूरी की जाती है। लेकिन इस तरह से पति पत्नी एक कमरे में, रात का माहौल, नजर रखना भी गलत, नजर भी तो नहीं रख सकते उस पे। और ऐसी हालात में अगर कुछ हो गया कैदी को, या उसने पत्नी के साथ कुछ किया, या पत्नी ने अपना नुकसान किया, या उस कैदी ने कुछ अपना कर डाला, तो कानून तो जेल के सारे लोगों को सस्पेंड कर देगा। बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं। जेलर साहब वो बात आगे तक पहुंचाते हैं। फांसी का दिन 24 अक्टूबर 2023 को मुकर्रर है, 5:30 बजे। पूरी जो कानून की टीम है, जेल से लेकर के ऊपर से अधिकारियों तक, सबको जेलर ये खबर भिजवाते हैं कि ऐसी ऐसी मांग है एक राजेंद्र की, कैदी की, जिसे कल सुबह 5:30 बजे फांसी होनी है। लेकिन उनका कहना है कि वो एक रात अपनी पत्नी के साथ गुजारना चाहते हैं। लोगों को तो, जो कानून के रखवाले थे, पुलिस, जेलर, वहां के, उनको लगता है कि ये संभव नहीं है। लेकिन एक बार उसके इतिहास को खंगाल करके देखते हैं कि इसको 2 साल हो गए जेल में, लेकिन इसका व्यवहार जो है तो बहुत ही साफ सुथरा रहा है। न कभी गुस्सा, न किसी से मारपीट, न किसी के साथ कोई बदतमीजी। इतना अच्छा स्वभाव इतने कैदियों में किसी का था ही नहीं। तो राजेंद्र सोचता है कि मुझे इस तरह से ख्वाहिशें पूरी करने का जो उम्मीद है, याचिका है, पूरी हो जाएगी। लेकिन कानून के हिसाब से यह बहुत ही अलग था। लेकिन जेलर और सारे लोग सोचते हैं, तो प्लान करते हैं कि चलो ठीक है, इतने अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति का हम ख्याल रखेंगे। लेकिन ये भी सोचते हैं कि निगरानी कैसे रखेंगे इस पर। अब मान लो किसी को इतनी छूट तो दे दी जाए, लेकिन उस पर निगरानी भी तो रखना है। सोचते हैं कि अगर मान लो मैंने कैमरा लगा भी दिया, तो पति पत्नी, उनके बीच कैमरा, ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा करना उचित नहीं है। तो क्या करते हैं कि एक जेलर के दिमाग में आता है कि एक हम सिर्फ ऑडियो कैमरा लगाएंगे, जिसमें केवल ऑडियो रिकॉर्ड होगा। वॉइस रिकॉर्डर लगा देंगे, जिससे केवल वॉइस रिकॉर्ड होगी। और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई, कुछ भी गलत हो रहा होगा, तो तुरंत उस ऑडियो के माध्यम से हमें पता चल जाएगा और हम तुरंत वहां तक पहुंच जाएंगे और कमरा खुलवा करके दोनों को बाहर निकाल लेंगे, ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। उस फांसी वाली रात से पहले एक रात जेलर उसकी अर्जी स्वीकार करते हैं, सारी व्यवस्था करते हैं, सब कुछ तैयार करते हैं। और तैयार करने के बाद उसकी पत्नी को पहले खबर की जाती है
कि आपका पति एक रात आपके साथ एक कमरे में सबकी नजरों से दूर गुजारना चाहता है, क्या आप इस पर तैयार हैं? पत्नी बहुत ही इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है और कहती है कि भला फांसी चढ़ने वाले अपने पति के साथ एक रात गुजारने का अगर मौका मिलता है पत्नी को तो कैसे गंवा सकती है। शायद मैं उनके दिल की कुछ जान सकूं, उनकी बात कुछ पहचान सकूं, कुछ समझ सकूं मैं उनको। बहुत बहुत हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आपने इतना मौका दिया, इतना समय दिया। मैं कानून की बहुत बहुत आभारी रहूंगी। ठीक है, व्यवस्था हो जाती है, बुलाया जाता है। रात में समय निर्धारित किया जाता है। पत्नी को रात के 8 बजे बुलाया जाता है और ऑडियो रिकॉर्डर को टेप रिकॉर्डर से कनेक्ट किया जाता है। दूसरे कमरे में जेलर उस टेप रिकॉर्डर को सुन रहे होते हैं। कुछ देर तो पति पत्नी है, आपस में परिवार की बातें, घर की बातें, इमोशनली अभी 4 साल का बेटा है, उसकी बातें कैसा है क्या है। साथ में बेटे को लाने की इजाजत नहीं दी जाती है, तो पूछताछ, अच्छा बुरा जो भी हालचाल पूछा वो पूछा। लेकिन इधर रात के 10 बजे तक तो परिवार की बातें, बेटे की बातें, अपनी बातें, अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें होती हैं। लेकिन रात के 10 बजे के बाद एक माहौल ही पलट जाता है, एक बातों का विषय ही पलट जाता है। उस समय ये जेलर और उनके सारे स्टाफ के लोग एक दूसरे की तरफ देख करके हैरान थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। जो हो रहा है उसकी उम्मीद नहीं कर रहे थे। क्या हो रहा था अंदर? अंदर ये हो रहा था कि पत्नी ने पूछा है पति से, बहुत ही इमोशनली रूप से पूछती है कि देखो, आज हमारी आपकी आखिरी रात है, हमारे बच्चे का वास्ता है, आज आप झूठ नहीं बोलेंगे। तो पति कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत ही कम झूठ बोले होंगे, लेकिन ये झूठ बच्चे का वास्ता देकर के, भगवान का वास्ता देकर के और आपके वास्ते में झूठ बोल ही नहीं सकता। मुझे फांसी मंजूर है, मैं हंसते हंसते फांसी पे चढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं तुमसे और बच्चे का वास्ता देकर के मैं झूठ नहीं बोल सकता। जेलर साहब सुनते हैं, लगता है कि हो सकता है कुछ सच्चाई हो इसकी बातों में, सच बोल रहा हो। तो वो कहती है कि ये बताओ, आपको फांसी की सजा कैसे हो जाती है, कैसे हुई है? दरअसल इस कैदी पर एक लड़की के मर्डर का केस दायर होता है और उसी केस के तहत इसे फांसी हो जाती है। फांसी की सजा जब हो जाती है तो ये बहुत जगह गुहार लगाता है, कानून के जो भी चौखट है वहां गुहार लगाता है। पुलिस, कानून, हर जगह कहता है कि मैंने हर जगह अर्जी दी, लेकिन मुझे मेरी अर्जी नहीं स्वीकार की गई और मेरी किसी ने बात मानी ही नहीं। तो अब क्या रखा है इसमें, कल सुबह 5:30 बजे फांसी होनी है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, पत्नी जानना चाहती थी। तो पति बताता है कि सच्चाई ये है कि मैंने आज से 3 साल पहले एक शहर गया था, अलीगढ़। वहां एक लड़की थी जो मेरे ऑफिस में काम करने के लिए तैयार हो जाती है। बस ये कहती है कि मेरी नौकरी लगवा दीजिए। वो मेरे दोस्त की कजिन थी, तो वो कहती है कि मेरी नौकरी लगवा दीजिए। मुझे लगता है कि वो बहुत गरीब थी, गरीब इतनी
कि परिवार में वही जिम्मेदार थी, तो मैंने उसकी नौकरी अपने ऑफिस में लगवा दी थी। मैंने नौकरी लगवाई थी इसलिए मुझसे वो बहुत ही लगाव रखती थी। बस इस प्रकार का लगाव कि मुझे बहुत मानती थी, मुझसे बहुत हमदर्दी थी उसकी, कि मैंने उसके परिवार की और उसकी मदद की है। तो मेरे लिए कभी कभी आती थी, खाना ले आती थी, कुछ ले आती थी, कहीं कुछ ले आती थी। अब पैसा अच्छा मिलता था उसको, उसकी जरूरतें पूरी हो रही थी, तो मेरी इज्जत करती थी। लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि एक दिन उसने कहा कि मैं आपके रूम पर आऊंगी, आज मैं आपके रूम पर आऊंगी दिन के 11 बजे। मैंने कहा ठीक है, आ जाना। पूछा कि क्या काम है, तो बोला कुछ नहीं, मेरी माँ आपकी बहुत एहसानमंद है। मेरी माँ ने कहा है कि मैं आपके लिए आज हलवा बना के भेजूंगी, तो मेरी माँ की अर्जी को इनकार मत करना। मेरी माँ चाहती हैं कि आप मेरे हाथ से हलवा खा लें। तो उसने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप ले आइएगा और थोड़ी देर बातें करेंगे, फिर वापस चली जाना आप। उम्मीद है कि आप मेरी बात को माने ना माने, लेकिन मेरा और रिश्ता उसका जो बहुत था, पवित्र था। लेकिन मेरे रूम में एक और भी व्यक्ति था जो मेरा दोस्त था। हम रूम पार्टनर थे, बहुत काफी समय से हमारी दोस्ती थी, गांव से लेकर के शहर तक दोस्ती थी। लेकिन वो भी बहुत अच्छा लड़का था, वो भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। उसको ये बात पता थी कि आज वो लड़की आने वाली है। मैंने उसको बता रखा था कि एक दोस्त है मेरा, तो दोस्त से मैंने बताया था कि वो लड़की आएगी, तो उसने कहा था कि यार मेरी बात करा देना, मेरी सेटिंग करवा देना। बस इतनी खुराफात थी उसके दिमाग में। तो मैंने उसको डांटा था और कहा था कि इस प्रकार की बदतमीजी और कभी मत करना। लेकिन उसने बुरा भी नहीं माना, मेरी समझ में नहीं आता है। लड़की आती है रात के दिन के 11 बजे, लेकिन जब वो आई थी तो मेरे घर पे कुछ चीजें कम थी, तो मैं सिर्फ बाजार गया था एक बिस्किट का पैकेट लेने और एक कोल्ड ड्रिंक लेने। इसमें मुझे कुछ टाइम लग जाता है क्योंकि मेरे पास कैश पेमेंट नहीं था और ऑनलाइन में कुछ समस्या चल रही थी। तो मुझे एटीएम तक जाना पड़ा और एटीएम जा करके मैं पैसे निकालता हूँ और पैसे निकाल के एक कोल्ड ड्रिंक और कुछ बिस्किट और समोसे लेकर के वापस आता हूँ, क्योंकि कोई आए तो उसकी खातिरदारी जरूरी है। मैं जब वहां से वापस आ रहा था, जैसे ही वापस आकर के रूम का गेट खोला है, गेट खुला था और देखा कि वो लड़की बेड पर पड़ी है और कमरे में चारों तरफ खून है। लड़की बेड पर पड़ी है, कमरे में चारों तरफ खून है। मैं देख करके बहुत ही हड़बड़ा गया और उस लड़की को तुरंत उठाने की कोशिश की और मैंने उसको हिलाया डुलाया, हाथ पकड़ा, पैर पकड़े, घिसना शुरू किए कि आखिर हो सकता है इसमें जान हो तो मैं इसे बाहर ले जा सकूं। लेकिन 45 मिनट के दायरे में उस लड़की की कैसे जान चली गई, मुझे आज तक पता ही नहीं चला। मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि उसकी जान गई तो गई कैसे। लेकिन जस्ट हमारा दोस्त जो था उसने हमें बताया कि 10 बजे मैं कहीं जाऊंगा, और वो 10 बजे चला भी जाता है। लेकिन जैसे मैं कमरे के अंदर एंट्री करता हूँ, जैसे उस लड़की को छूता हूँ, वैसे ही मेरा दोस्त दौड़ करके आ जाता है और वही बड़ी जोर से चिल्लाता है कि अरे ये तूने क्या कर दिया, अरे तूने मार दिया इस लड़की को। और सारी पड़ोस की जनता हमारे पास आ जाती है। लेकिन मैं था तो वहां अकेला ही। उस दोस्त की बात करें तो वो तो 10 बजे चला गया था। लेकिन अब मैं किसको सफाई दूं? किसी ने वहां पर फोन किया, पुलिस आ गई, पुलिस ने मुझे पकड़ा। मैं गुहार लगाता रहा लेकिन किसी ने मेरी सुनी नहीं।
तो पत्नी ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि 45 मिनट के अंदर खून हो जाता है, फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे मिले क्योंकि तुमने उस बॉडी को छुआ, तुमने उसके शरीर को छुआ, उससे पहले तुमने गिलास में पानी दिया तो उसके गिलास को छुआ, तो सारी जगह फिंगरप्रिंट्स तुम्हारे थे, क्राइम सीन पर मिले हुए सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ थे, इसलिए तुम्हारी किसी ने सुनी नहीं। लेकिन अच्छा ये बताओ कि आपको लगता है कि उसका खून कोई और कौन कर सकता है? तो पति कहता है कि मुझे ये तो नहीं मालूम, क्योंकि मैंने किसी को देखा भी नहीं है, लेकिन मुझे भी किसी ने नहीं देखा है कि मैंने खून किया है। क्राइम सीन पर मिले सबूत मेरे खिलाफ हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, मैं कमरे में अकेले था, कोई और नहीं था, ये भी सही है, लेकिन सच्चाई क्या है इसकी कोई नहीं जानता है। तो मैं खुद हैरान हूं कि आखिर इन 45 मिनट में इसका खून हुआ तो कैसे हुआ। लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि मैं 10 बजे चला जाऊंगा और शाम को वापस आऊंगा। लेकिन जब 10 बजे चला जाता है और इसके बाद में जब मैं उस लड़की के बाद में 45 मिनट के बाद वापस आकर के कमरे में जाता हूं, तो देखता हूं कि वो एक लाश बनी पड़ी है और मैं हाथ लगाता हूं, उसे जगाने की कोशिश करता हूं। उतने में मेरा दोस्त कैसे वापस आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है कि तुमने मर्डर कर दिया, तुमने खून कर दिया, अरे इस लड़की के साथ तुमने क्या किया। वो शाम का वास्ता देकर के वो सिर्फ 1 घंटे में कैसे आ जाता है। तो उस लड़की को, उस औरत को लगता है, उसकी पत्नी को, शायद इसका दोस्त ही इसमें इन्वॉल्व है। टाइम खत्म हो चुका था, पूरी रात गुजर चुकी थी इनकी बातों में। लेकिन वो कहता है कि मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया, इसलिए सच्चाई बताई कि आपको ये ना लगे कि मेरा पति दोषी था, मेरा पति मुजरिम था, मेरा पति क्रिमिनल था, इसलिए मैंने आपको सच्चाई बताई तो आपके दिल पर बोझ ना रहे। औरत को बहुत तकलीफ होती है कि मेरा पति निर्दोष होकर के फांसी की सजा चढ़ने जा रहा है और एक भी अपने दोस्त की तरफ उंगली नहीं उठाता है, क्योंकि सबूत इसके पास था ही नहीं और दोस्ती इसने बहुत अच्छी निभाई। टाइम खत्म होता है, सभी लोग जग जाते हैं और औरत जग जाती है। औरत सोई कहाँ थी, किसे नींद आएगी। औरत चली जाती है समय से अपने घर वापस। 4:30 बजे का वक्त है, 5:30 बजे फांसी होनी है। उन दोनों को नहीं पता था कि हमारी बातें कोई और भी सुन रहा है, लेकिन सच में कोई और सुन रहा था। जेलर साहब और उनकी टीम ने ये बातें सुनी तो उनको लगा कि इसमें सच्चाई है, 100%। इतना बड़ा झूठ कोई नहीं बोल सकता और उसे मालूम भी तो नहीं है कि हम उसकी बातें सुन रहे हैं जो सुनाने के लिए हमें झूठ बोल रहा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं किसी निर्दोष को हम सजा देने जा रहे हैं। ये इंसाफ और कानून का बहुत ही गलत रवैया है। इस व्यक्ति का खून नहीं है हमारे हाथों, कानून और हमारे फैसले का खून है। हजारों दोषियों को सजा मिले, उसके बराबर होती है एक निर्दोष को सजा मिल जाए। कानून का फैसला सही नहीं है, हमें इसकी सजा रुकवानी चाहिए। जेलर तुरंत अपनी टीम से बात करता है, ऊपर तक अधिकारियों तक बात करता है और उस सजा को मुलतवी करवा देता है, रोक देता है। और सही में जो उसका दोषी है उसकी तलाश करते हैं। सबसे पहले पुलिस को हुक्म दिया जाता है, क्योंकि वो कोर्ट तक केस पहुंच जाता है और कोर्ट में उसको खींचा जाता है। पुलिस को हुक्म दिया जाता है कि सबसे पहले इसके दोस्त को पकड़ो। उसके दोस्त को पकड़ा जाता है, दोस्त को लाया जाता है, फिर से नई जांच होती है, फिर से एक शुरुआत होती है। 2 दिन के अंदर सारे सबूत उसके दोस्त के खिलाफ ढूंढ लिए जाते हैं। कानून उसे सजा देती है, क्योंकि असली जो कातिल था, असली जो दोषी था, वो उसका दोस्त ही था। ये कहानी बहुत ही अजीब थी,
एक निर्दोष को फांसी होने से बचाने में जो जेलर ने कदम उठाया, पति और पत्नी को मिलाया, वो एक बहुत ही नेक काम था। अगर ऐसा ना होता तो उस निर्दोष को फांसी हो जाती, राजेंद्र को। लेकिन उसका जो सच्चा कातिल था, जो असली कातिल था, उसे सजा नहीं मिल पाती। तो राजेंद्र बरी हो जाता है क्योंकि वो निर्दोष होता है, और उसके दोस्त को फांसी की सजा दी जाती है, और वो दोस्त उसका उस सजे का हकदार हो जाता है और फांसी पर चढ़ जाता है। और कानून इस मामले में अच्छा संज्ञान लेकर के एक निर्दोष को बचा करके दोषी को सजा सुना देती है। बस कहानी यहीं पर खत्म होती है। आप लोग इस कहानी को समझें, सोचें, अच्छाइयाँ बुराइयाँ समझ पाएं। हमें कमेंट के द्वारा जरूर राय दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर से एक बार आपको इस नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं कल के नए एक सच्ची घटना में, सच्ची कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल।